नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, इंटरनेशनल सर्किट में कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई और वो ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू करी इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए, कि वो मिडिल ईस्ट का दौरा ना करें या मिडिल ईस्ट ना जाए। स्पेशली उन्होंने ईरान और इजराइल का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी भारतीय ईरान और इजराइल का दौरा ना करे। वो इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। ईरान के ऊपर ये आरोप इजराइल की तरफ से लगता है कि वो गाजा में जो उसका हमास के साथ संघर्ष चल रहा है उसमें वो हथियार सप्लाई करता है। उसी सिलसिले में इजराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी को उड़ा दिया और उसमें लगभग 11 ईरानी नागरिक मारे गए। उसके जवाब में ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईरान जो है वो इजराइल पर अगले 2 से 3 दिनों में अटैक कर सकता है और इसीलिए ईरान ने अपने सारे सैनिकों की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी है और उन्हें फ्रंट पर आने को कहा है। तो ये जो एक टेंशन जो है ये एक बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान यूएस ने भी अपनी एडिशनल आर्मी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दी है और बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन की भी कुछ इस बारे में बातचीत हुई है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहाँ पे रशिया और यूक्रेन का वॉर ऑलरेडी चल रहा है, दुनिया उससे सफ़र कर रही है और और इजराइल और हमास के बीच में भी एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अब अगर इस सिचुएशन में ईरान और इजराइल के बीच में भी अगर एक नया वॉर फ्रंट खुल जाता है तो ये उस पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए कितनी सीरियस बात होगी। इसी बात पर आज बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं। सर, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर राहुल जी, ऑलवेज अ प्लेजर। आपने इसके लिए मुझे निमंत्रित किया, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सिचुएशन ग्रिम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और क्या नहीं होंगे इस पे बात कर ली जाए। नंबर 1, कुछ बुलेट पॉइंट्स क्वेश्चन बना लिए जाएगा। फैक्ट्स, क्या वर्ल्ड वॉर होगा? मेरा आंसर है नहीं। आप एक एज ए स्कॉलर आप अपनी असेसमेंट ही दे सकते हो, आप कल को गलत साबित हो सकते हो, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है। मैं कोई फॉर्चून टेलर नहीं हूँ या आई एम नॉट समवन हु कैन बी प्रेशियंट अबाउट एनीथिंग, ठीक है ना। बट जो मेरी एनालिसिस है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशन की, उसमें मैं बहुत आश्वस्त हूं कि किसी भी तरीके के वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होगी। तो दैट इज रूल्ड आउट इमीडिएटली, क्योंकि इवन ईरान इज नॉट इन अ मूड टू गो फॉर कैटेस्ट्रॉफी। ईरान में पुट अ सिग्निफिकेंट, और ईरान जो है बहुत ज्यादा जो है डैमेज कर सकता है इजराइल को, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर ईरान का जो उसके बाद का जो कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा ईरान का, वो बड़ा ही भयावह होगा। देखिए, ये लड़ाई तो बेसिकली मोनोथीज्म वर्सेस मोनोथीज्म की है। इसको समझना पड़ेगा, मोनोथीज्म के रूट कॉज को। रूट कॉज मैंने अपने एक शो में एनालाइज किया था, आपको फिर से बता दूं भाई। देखिए, जो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम्स का एक क्लेम है कि सब हमारा है, क्रिश्चियनिटी, यहूदीज्म, सब या वो एडम ईव से लेके सब आज तक का हमारा है, उसको नहीं मानते हैं जो यहूदी हैं। यहूदी क्रिश्चियंस को अपना जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन तक मानते हैं बस। तो जो क्रिश्चियंस हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि जीसस क्राइस्ट एक यहूदी थे, और वो उस हिसाब से जो यहूदियों का ट्रेडिशन है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, इसलिए वो उसी का पार्ट है। और जूस इस बात को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनके जो रिलीजन का शुरुआत करने वाले जीसस क्राइस्ट थे वो खुद यहूदी थे, तो वो यहूदी पैट्रियार्क का पार्ट है, यानी वो अब्राहम के ही वंशज है, ठीक है ना। तो और यहूदियों में कन्वर्जन का कीड़ा नहीं है, क्योंकि यहूदियों का गॉड ऑफ इजराइल है, वो उसको लोकली रखते हैं, वो वंशावली अपनी वो अब्राहम से ही ट्रीट करते हैं। हालांकि उनकी क्रिएशन थ्योरी में है कि वो भगवान ने बनाया था एडम ईव, और ये वो जो भी उनकी थ्योरी है। फिर एडम एंड ईव के बाद के सारे लोग कहाँ गए, इसका कोई जवाब नहीं है। तो फिर उसमें वही कहानियां हैं कि बहुत से नबी भेजे गए, ये वो बात अलग है। बट पॉइंट ये कि जो जूइश गॉड है और जो इस्लामिक गॉड है वो सेम नहीं है।
क्योंकि जूइश गॉड और इस्लामिक गॉड सेम नहीं है, तो फिर इस्लाम का क्लेम जो है वो बनता नहीं है कि जूस हमारे ही हो गए और जब आखिरी नबी आ गए तो अब सब खत्म हो गया। क्योंकि जूस आखिरी नबी को नहीं मानते, वो अभी भी वेट कर रहे हैं। क्रिश्चियन कहते हैं वो आके जा चुके हैं, वो हम हैं। क्योंकि क्रिश्चियंस अगर इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसका ये मतलब होगा कि जो वैलिडिटी है जीसस क्राइस्ट की वो खत्म हो जाएगी, सन ऑफ गॉड की और लास्ट होने की उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज की जो इस्लामिक जो चूंकि इस्लाम का जो रूट कॉज वो बोरो करते हैं वो यहूदीइज्म से ही करते हैं, जुडाइज्म से ही करते हैं। तो उसमें उनका ये क्लेम है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद चूंकि लास्ट हो गए, तो जो लास्ट हुआ तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब मेरा ही हो गया, सब अगर लास्ट हो गए तो जूज और क्रिश्चियंस इस चीज को नहीं मानते, कहते हैं आप लास्ट नहीं है, बल्कि आप कोई नहीं, हमारा आज से आपका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए देखिए, डिस्पाइट जूज क्रिश्चियंस को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जूज अगर क्रिश्चियंस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो सारे जूज क्रिश्चियन बन जाएंगे, क्योंकि उनका लास्ट प्रॉफिट आ चुका होगा। लेकिन वो नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये वो मानते हैं कि जो क्रिश्चियन है वो हमारे ही ट्रेडिशन के हैं, तो उस हिसाब से वो उनके ट्रेडिशन के हैं, उनके कल्चर के नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि वो उसी फैमिली के नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियनों ने दुनिया का रिलीजन बना दिया क्रिश्चियनिटी को, जो यहूदी नहीं करना चाहते थे। यहूदी उसको इजराइल, गॉड ऑफ इजराइल ही मानते थे। उनका टोटल क्लेम और दुनिया लैंड ऑफ इजराइल तक ही सीमित था, उसकी परिधि के बाहर उनके रिलीजन की कोई वो क्लेम नहीं थी, समझे आप। तो उसको उन्होंने, क्रिश्चियनों ने दुनिया भर में फैलाया, उसके बाद मुसलमानों ने दुनिया भर में फैलाया। क्रिश्चियनों और मुसलमानों में लड़ाई हो गई इस बात को लेकर कि हम लास्ट हैं, वो कह रहे तुम लास्ट नहीं हो, हम नहीं मानते। जो क्रूसेड था वो यही था भाई, वो कह रहे हम लास्ट है, मान लो, हमको नहीं हुआ। इस पे इतनी जान कुटाई हुई, इतने लोग मर गए सिर्फ इस बात पे कि हमको मान लो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है और हमको आप कह रहे हो शिक्षा ले लो, बात अलग है। तो पॉइंट ये है कि ये जो लड़ाइयां हैं ये चलती रहेंगी। ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में ये है कि भाई वो उन्होंने जूज और क्रिश्चियंस ने एक दूसरे के साथ अपना वो बना लिया है, जिसे कह लीजिए दे हैव एक्सेप्टेड द फेट। तो वो एक दूसरे के साथ रहते हैं अब कि हाँ ठीक है तुम हमारा ही पार्ट हो। क्योंकि अब जूज भी जो है वो न्यू टेस्टामेंट से ही अपनी जो ओल्ड टेस्टामेंट की आइडेंटिटी है वो ट्रेस करते हैं, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें ले ली गई हैं। सो बहुत सी प्रॉब्लम है ये जो लास्ट प्रॉफिटहुड के क्लेम को लेकर के है, बहुत से प्रॉब्लम है। और ये लड़ाइयां उसी लिए हो रही हैं, क्योंकि आप अगर मानते हो कि जूस से ही आपका रिलीजन है तो फिर उनकी जमीन है। अब्राहम को आप मानते हो, अब्राहम को गॉड ऑफ इजराइल कहा गया। अब्राहम ने, गॉड ऑफ इजराइल ने प्रॉमिस किया था कि हम इजराइल के लैंड पे तुम्हारे वंशजों को फैलाएंगे। ये तो फिर आपको मानना पड़ेगा। आप नहीं मान रहे हो तो फिर आप अपनी बात को नहीं मान रहे हो। तो बेसिकली एक अरेबिक शवनिज्म है। अरेबिक ट्राइबल लॉ को आप जब बना देते हो दुनिया का ग्लोबल लॉ, दुनिया का डिवाइन लॉ, तो प्रॉब्लम हो जाती है। आप गॉड तो किसी को भी मान सकते हो दुनिया में, 72 से ज्यादा क्रिएशन थ्योरी में कई बार बोल चुका हूं कि इंसान कैसे बने। तो खैर एनीवेज, तो ये उसका रूट कॉज है, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है। अब जो ये वॉर जब होगा तो इसमें चूंकि ये क्रिश्चियन वर्सेस नॉन क्रिश्चियन की या क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई नहीं होने जा रही है, क्योंकि इसमें वो रीजन ये है कि जो अरब्स हैं वो ईरानियन को अपना पार्ट नहीं मानते, क्योंकि वो शिया हैं। शिया जो है वो अली के ऊपर पूरा का पूरा जोर डालते हैं और शिया अली को ही गॉड बता देते हैं। और जब मुसलमान ये मानने को नहीं तैयार कि जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड थे, तो वो अली को तुम गॉड बना रहे हो, तो और भी दिक्कत का घर हो जाता है। तो बड़ा एक थियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लीगल प्रॉब्लम नहीं है, थियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लीगल प्रॉब्लम एक अलग एनालिसिस होती। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अरब वर्ल्ड ईरान के साइड लड़ेगा, बिकॉज इट विल बिकम इस्लाम वर्सेस नॉन इस्लाम की जंग। वो नहीं होगा। Arabs are not going to fight on behalf of Iran at any cost. फिर क्या ईरान की तरफ से चाइना लड़ेगा? क्वेश्चन ये बनता है। आंसर है नो। चाइना ईरान की तरफ से नहीं लड़ेगा। उसका ये कारण है क्योंकि चाइना जो है वो गीदड़ भभकी देने में तो जरूर माहिर है, पर वो वॉर करने के इरादे नहीं रखता, क्योंकि उनको पता है उनकी सारी की सारी जो उन्होंने
इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई है, वो उनको 50 साल धक्का दे देगी। वो अमेरिका को, दे आर नॉट इन अ वे इन अ पोजिशन टू टेक ऑन अमेरिका, राइट, ठीक है ना। तो उनको सिग्निफिकेंट डेंट होगा। दूसरा कि क्या ईरान के साथ रशिया चाइना मिलके खड़े होंगे। रशिया के बाद अभी वो पावर बची नहीं है, क्योंकि उनका होम फ्रंट में मुसलमानों के साथ झगड़ा चल रहा है। क्योंकि आपने देखा रशिया से सारे मुसलमानों को निकाला है अभी उन्होंने, उनका गेट आउट ऑफ द रशिया, ठीक है ना। आपको रोज फोटो मिल जाएगी कि जितने इलीगल मुस्लिम्स हैं ये सेंट्रल एशिया वाले के, वो चुन चुन के निकाल रहे हैं आफ्टर व्हाट हैपेंड इन मॉस्को, ठीक है ना। 130 लोगों को जला के मार देना जिंदा, ये कोई इंसानियत का काम तो था नहीं भाई, मानवता का काम तो था नहीं, किसी भी तरीके से मानवीय मूल्यों की बात नहीं थी। प्लस अब यूक्रेन का फ्रंट इतना ज्यादा उनको बिजी किया हुआ है कि उनके पास लड़ने के लिए लोग नहीं पड़ रहे हैं। अक्सर हम समाचारों में पढ़ रहे हैं कि वो कभी इंडिया से ड्यूब करके ले जा रहे हैं लोगों को, कभी नेपाल से ले जा रहे हैं, पाकिस्तान से ले ही जा रहे होंगे। सो उनके पास सोर्स नहीं बचा है, और इतना ज्यादा फटीग आ चुका है कि पुतिन तो खुद सोच रहे हैं कि मोदी आए और इलेक्शन खत्म करके और उसके बाद इसमें कोई फेस सेविंग देकर के मैटर को निकाला, ठीक है ना। आपने देखा यूक्रेन के जो अभी फॉरेन मिनिस्टर थे वो विजिट में आए, जबकि वो टाइम विजिट का नहीं था, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी बिकम अ लेम डक गवर्नमेंट। तो वो 2 महीने का वेट कर लेते कि भाई देखते हैं नई गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि हम आपके साथ मिल रहे, नई वाली गवर्नमेंट गई, तुम तो उनसे मिल रहे, तो जाओ उनसे बात करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय इंडियन से ज्यादा रशियंस और यूक्रेनियंस प्रे कर रहे हैं कि मोदी जी आ जाए, राइट, बिकॉज मोदी इज अ लीडर, दुनिया उनको सुनने के लिए तैयार है। और अगर एक वीक गवर्नमेंट इंडिया में आती है तो फिर वो पोजीशन तो नहीं एक्वायर कर पाएगी कि वो दुनिया के मैटर्स में आर्बिट्रेट करे। इंडिया दुनिया के मैटर्स में इंडिया आर्बिट्रेट करता है 2 वजह से। एक तो इंडिया की जो एंशिएंट वैल्यूज है, प्लस जो एक रिस्पेक्ट है, और दूसरा मोदी इफेक्ट है, क्योंकि मोदी एज अ इंडिविजुअल ऑल्सो हैव रिस्पेक्ट, ही हैज अर्नड रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब। सोचिए अभी वो आ रहे हैं, इलॉन मस्क आ रहे हैं, ड्यूरिंग द इलेक्शन आ रहे हैं। मोदी जी के लिए बिल गेट्स भाई वोटिंग का कैंपेन करके गए फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉली चाय वाला के साथ चाय पी रहे, हमें नहीं समझ में आ रहा है वो क्या मैसेज दे रहे, क्या सिंबोलिज्म है डॉली चाय वाला में, आप समझ रहे हैं ना। सही बात है। और उसके बाद मोदी जी के साथ 45 मिनट का 1-to-1 टॉक भैया 1 साल पहले कर लेते, 2 महीने बाद कर लेते। हमको नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं ये ना जाएं, इलॉन मस्क भी इसीलिए आ रहे हैं। तो जो आपकी फैकल्टी के लोग हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर हैं, उनके पास ऑप्शन बचता है इलॉन मस्क के आने के बाद कि वो किसी और को वोट दे, जो इलॉन मस्क ही कई लोगों का डेमी गॉड है। तो कह एनीवे, सो पॉइंट ये कि रशिया और चाइना का कॉम्बिनेशन भी इस समय ईरान के फेवर में नहीं आ सकता। इसका रीजन ये है कि रशिया खुद भी जो उसके वेपन्स हैं उनको उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे। इंडिया से पार्ट्स की डिमांड की गई थी, राइट। तो अब ये कि अब आप न्यूक्लियर आर्मागेडॉन करना चाहोगे, आई डोंट थिंक एनीवन इज दैट सॉर्ट ऑफ फूल। तो रशिया चाइना मिलके आने का संभावना नहीं बढ़ता है, चाइना खुद से नहीं आएगा। तो अगर ईरान अटैक करता है और इजराइल की सारी, बिकॉज इजराइल इतना सा देश है, उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं, चौड़ाई इजराइल की जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जिसको कहते हैं ना फ्रॉम रिवर टू सी, जॉर्डन रिवर से लेकर के मेडिटेरेनियन सी तक का जो इलाका है वो बहुत ज्यादा विड्थ नहीं है उनके पास। बराबर। तो आप अगर ईरान अगर अपने फुल माइट से कन्वेंशनल वेपन से अटैक करता है तो इजराइल को सब्सटेंशियल डैमेज होगा। तो फिर हो सकता है कि अमेरिका उनके बिहाफ पे अटैक करे। इजराइल के पास ऑप्शन क्या, ईरान के पास ऑप्शन क्या क्या है? ईरान के पास एक ऑप्शन है, जैसे आज सुबह देखिए लेबनान ने क्या, हिजबुल्लाह ने क्या किया, इजराइल के ऊपर अटैक किया। तो एक तो ये हो सकता है, क्योंकि ईरान में भी सोच चल रही है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जल्दबाजी मत करो, ठीक है ना। एक तो ये कि अगर इजराइल ने ईरान पे तो अटैक किया नहीं है, ईरान हालांकि ईरान पे ही अटैक है, लेकिन सीरिया में उनके एम्बेसी पे अटैक, सीरिया में एम्बेसी के ऊपर। तो वो ये है कि और उसमें उनके सिविलियन मारे जाते तो भी बात होती, उनके डेकोरेटेड ब्रिगेडियर जनरल रैंक के लोग मारे गए हैं, ऑफिसर्स कुड्स फोर्स के, जो कि लेबनान और सीरिया का सब्जेक्ट मैटर देखते हैं। तो इट्स अ बिग थिंग, इट्स एन अटैक ऑन ईरान फ्रॉम एवरी लीगल पर्सपेक्टिव। ये अटैक तो ईरान के ऊपर है। तो पॉइंट ये कि आप एक तो ये कर सकते हैं कि अब लीगल एनालिसिस का वक्त नहीं है कि वो सेल्फ डिफेंस है या वो वायलेशन ऑफ द वॉर है। ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, वेदर द अटैक बाय इजराइल ऑन द सीरियन ऑन द ईरानियन एम्बेसी इन सीरिया इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस और इज एन एक्ट ऑफ वॉर।
क्योंकि क्या हमास को जो आपकी लड़ाई है वो है इजराइल हमास वॉर, दुनिया उसको कहती है। इजराइल पैलेस्टाइन वॉर कोई नहीं कर रहा है, दुनिया उसको इजराइल हमास वॉर कर रही है। इजराइल हमास वॉर में क्या आपके पास ईरान के ऊपर अटैक करने का राइट आ जाता है? इट्स अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर, इट्स अ टफ क्वेश्चन टू नीड टू आंसर, बिकॉज अगर आप हमास के अगेंस्ट में सेल्फ डिफेंस का फोर्स यूज कर रहे हो तो क्या वो एक्सटेंड हो जाता है ईरान के अगेंस्ट में? आप ये कह सकते हो कि ईरान तो उनको सारी बंदूकें और वेपन्स और ये सब चीजें वही दे रहा है, तो इसलिए वो हो जाते हैं। बट क्या प्रोपोर्शनैलिटी और नेसेसिटी का जो प्रिंसिपल है आर्टिकल 51 यूएन चार्टर में खत्म हो जाता है? इट्स अ टफ क्वेश्चन, मैं आपके दर्शकों को यहाँ लीगल एनालिसिस में नहीं ले जाना चाहता। तो पॉइंट ये कि अगर हम ये मान लें कि ये इजराइल का सेल्फ डिफेंस नहीं था बल्कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट ईरान, ईरान के पास क्या ऑप्शन बचता है? नंबर 1 ऑप्शन, इजराइल के मेनलैंड पे अटैक कर दे। नंबर 2 ऑप्शन, इजराइल के दूसरे दूतावासों पे वो अटैक करें, टिट फॉर टैट, कि वो जाके जहां जहां इजराइल के सेफ दूतावास हैं वहां अटैक कर दे। मगर उसका ये होगा कि मान लीजिए आप अमेरिका के इजराइल के दूतावास पे अटैक करते हो, फिर वो अटैक ऑन अमेरिका भी माना जा सकता है। अटैक ऑन अमेरिका, सही बात है। हालांकि टेक्निकली वो अटैक ऑन अमेरिका नहीं होगी, क्योंकि दूतावास जो होता है वो आपकी उस देश की टेरिटरी होती है, जिस देश का दूतावास वो होता है, वो लोकल कंट्री की टेरिटरी नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप उनके कंट्री में जाके घुस के मारेंगे तो उनके पास राइट्स तो है, जुरिडिक्शन नहीं है, तो वो फिर आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। आप यूरोप में जाके इजराइल के अगर दूतावासों में मारते हैं तो आप यूरोप के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देते हो। तो पॉइंट ये है कि ये कितना, अगर आप मिडिल ईस्ट में मारना चाहते हो इजराइल के, इजिप्ट में, ये वो, तो वो शायद हो सकता है। अगर उनके फंक्शनल एम्बेसीज हैं, वहां पे कितने स्टाफ हैं और किस ऑफिसर रैंक के हैं, क्योंकि इन्होंने तो आपका ब्रिगेडियर जनरल उड़ा दिया पूरा का पूरा, तो बिग लॉस है वो। तो इजराइल के, ईरान के पास भी ऑप्शन क्या है वो देखने पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये अटैक करता है तो एक लिमिटेड वॉर होगा, जिसमें एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स हियर एंड देयर होगा, बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेजेस की संभावना कम है। क्योंकि जो कल मैं पढ़ रहा था न्यूज, उसमें जो अमेरिकन फोर्सेस ने बताया है कि जो मोस्ट क्रेडिबल, जो कह रहे हैं कि अटैक इज क्रेडिबल, तो पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक इज क्रेडिबल, मगर ये है कि वो अटैक कहाँ करेंगे, वो सिविलियन इलाके में नहीं करेंगे। तो अगर वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे करते हैं तो मिलिट्री तो टारगेट एक लेजिटिमेट टारगेट होता है लॉ ऑफ वॉर में, तो कितना असर पड़ता है, और क्या वो इजराइल की पैलेस्टाइन में जो वॉर कैपेसिटी है उसको क्रिपल कर सकेगा? ऐसा जबरदस्त अटैक वो कर पाएंगे? और अगर कर पाएंगे तो फिर क्या अमेरिका कूदेगा ऑन बिहाफ ऑफ यूएसए, ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल? ये देखने का मुद्दा होगा। बट ऑल इन ऑल, I don't see any big war. I may see 1500 मिसाइलें इधर उधर हो जाएं। और वैसे भी अभी ईरान की फाइनेंशियल कंडीशन भी वैसी नहीं है कि वो किसी भी तरह के फुल फ्लेजेड वॉर में इंगेज हो सके। 100% और इसके अंदर जो आपने जो भी एनालिसिस बताया और जो मेरी थोड़ी सी स्टडी है, उसके हिसाब से ये भी लगता है कि इसमें डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती भी है। क्योंकि अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव या भारत की थॉट प्रोसेस से बात करें तो भारत और मोदी जी के टर्म्स ईरान से भी बहुत अच्छे हैं और इजराइल से भी बहुत अच्छे हैं। तो भारत ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके ऐसे दो देशों के साथ में संबंध, जिनसे उसके दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, वो दोनों इस तरह की सिचुएशन में इंगेज हो जाए। और जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन दोनों अभी भारत और मोदी जी का वेट करें कि वो आए और वो सिचुएशन को डाइल्यूट करें, उसी तरीके से भारत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर ईरान और इजराइल का टेंशन थोड़ा और आगे बढ़ता है उसमें, कि दोनों के साथ में बात करके कोई एक बीच का रास्ता निकाल के सिचुएशन को डाइल्यूट किया जाए। मैं आपके एनालिसिस का पहला पार्ट से तो मैं सहमत हूं कि फाइनेंशियली तो ईरान अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया विल डेफिनेटली ट्राई टू आर्बिट्रेट, बल्कि लोग चाहते ही हैं, इजराइल नेतन्याहू और कई लोग बोले कि आप आके आर्बिट्रेट कीजिए, बट वो हाथ जलाने वाली बात होगी। उसका रीजन ये है कि ईरान जो है वो अगर मान लीजिए इस बात को मान जाता है, रुक जाता है, तो फिर वो क्या जवाब देगा हिजबुल्लाह के फोर्सेस को? वो क्या जवाब देगा उन ईरानियन डिसिडेंट को जो उस इलाके में काम कर रहे हैं अगेंस्ट इजराइल? तो ये फोर्सेस का मोरल बहुत अब वो खत्म हो जाएगा अगर ईरान बैक डाउन करता है। तो
ईरान के लिए सिर्फ स्टेट का मैटर नहीं है, ईरान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स फंक्शन कर रहे हैं पूरे वेस्ट एशिया में, जो वन ऑफ द कॉज है वहां पे डिस्टेबलाइजेशन का। भाई हमास किसका फ्रंट है? हमास ईरान का फ्रंट है। हिजबुल्लाह किसका फ्रंट है? वो ईरान का फ्रंट है। वहां पे और भी जितने ये जो शिया फोर्सेस जो काम करती हैं, आपका ये हुती फोर्सेस जो यमन, साउथ यमन में, सारे शिया बैक्ड हैं भाई, ये सारे ईरान बैक्ड हैं। तो क्या इंडिया के कहने पे वो इन फोर्सेस को मिडिल ईस्ट से अपना इंटरेस्ट खत्म कर देगा ईरान? क्योंकि अगर ईरान अपनी सारी एक्टिविटी अपने कंट्रीज में सिर्फ रखे, अरब लैंड में इंटरफेयर करना बंद कर दे, जो अरबों की एक बहुत बड़ी कंप्लेंट भी है, तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वो उस इंटरेस्ट को नहीं छोड़ना चाहते। शिया इंटरेस्ट जहां जहां है वो वहां उसको सिमर रखना चाहते हैं या अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। और उस कंट्रोल की लेजिटिमेसी इस बात से आती है क्योंकि वो शिया इस्लामिक वर्ल्ड को रूल करना चाहते हैं। उसकी लेजिटिमेसी इस बात से आती है क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री वो कहते हैं इजराइल को हम कभी मान्यता नहीं देंगे। अगर वो इजराइल को मान्यता नहीं देंगे तो उनके लड़ने वाले लड़ाके जो है अरबों से लड़ने को तैयार है इन द नेम ऑफ रिलीजन। लेकिन आप अगर कह रहे हो मान्यता तो नहीं देंगे, मगर आपके ऊपर एक से एक अटैक हो गए, 2-3 बार हुआ है, इस बार आपकी एम्बेसी उड़ा दी, तो आप उन फोर्सेस को क्या कहोगे जो आपके लिए लड़ रहे हैं? इंडिया इन्वॉल्व हो जाए, वो फोर्सेस किसी के हाथ में है क्या? आप उनसे तो बात कर सकते हो जो पूरी कंट्रोल रखते हैं। ईरान के हाथ में ऐसी फोर्सेस है जो मुझे नहीं लगता पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में है। हिजबुल्लाह सारी बातें इनकी बात मान करके अटैक करता है। अगर हिजबुल्ला और हमास पे इतना कंट्रोल होता तो ये हॉस्टेज क्यों नहीं रिलीज करा के तुम कैजुअलिटी को कम कर दे रहे हो? 40,000 से ज्यादा गाजा के लोग मर चुके हैं अभी तक। बराबर। तो पॉइंट ये है कि जब आप नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू फंक्शन करते हो, जो ईरान कर रहा है, इजराइल तो स्टेट के थ्रू फंक्शन कर रहा है। इजराइल का ये कि भाई पूरी की पूरी हमारी सिटीजन जो है वो एक कॉम्बेटेंट है, क्योंकि उनके यहाँ पे वो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, वहां पे कंस्क्रिप्शन कहते हैं जिसको। तो पॉइंट ये कि मुझे नहीं लगता कि इट विल बी दैट इजी टू नेगोशिएट, गिवन दैट कि इजराइल ने उस इलाके में जितने अपने इंटरेस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स टेररिस्ट के फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में जो क्रिएट किए हुए हैं, वो उनको डिसमेंटल करना चाहेगा। ईरान को अगर कोई बदल सकता है तो वो है अनदर रिवोल्यूशन लाइक 1971, जब अंदर से ही लोग टॉपल कर दें ये उस गवर्नमेंट को जिसकी लेजिटिमेसी सिर्फ और सिर्फ रिलीजन है, इवन लोकल पर्शियन सिविलाइजेशन भी नहीं है। तो चूंकि पर्शियन सिविलाइजेशन को आप अपनी हिस्ट्री, अपनी लेजिटिमेसी नहीं मानते हो, आपकी लेजिटिमेसी इस्लाम से आती है, तो फिर आपका इंटरेस्ट होगा अरबिक वर्ल्ड में इंटरफेयर करने का। और कुवैत के साथ जो है इनका जो ये बन गया, कुवैत नहीं, वो कौन सी, कतर के साथ जो इनका कॉम्बिनेशन है वो डेडली है, क्योंकि दोनों ही एकदम से फैनेटिक कंट्रीज हो गई हैं। और मैं आपको बताऊं, ईरान के लोग फैनेटिक नहीं हैं। अभी देखिए, एक लड़की मुसलमान आई है, यहाँ पे शादी किया ना उसने हिंदू लड़के से, उसके माता पिता की स्वेच्छा से आई है। मैं जब था ईरान में तो मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वी डेटेड ऑल्सो। उसके बाद आप देख लीजिए, ये जो लड़के हैं यंग ईरान के, दे आर एंटी गवर्नमेंट। वो कहते हैं ये मुल्लाओं के कब्जे में हम चले गए हैं। आप देखिए, अभी वो एक वीडियो आया था जिसमें ईरान की स्ट्रीट में कोई इजिप्शियन घूम रहा है और कह रहा है यार यहाँ तो सब खाना पीना खा रहे हैं, रोजेदार तो कोई है ही नहीं है, इन्होंने तो मजाक बना रखा है, दुकानें खुली हुई हैं, खाना खा रहे हैं। ये तो ईरान किस रास्ते जा रहा है ये अंदर किसी को नहीं पता चल रहा है। वो रिवोल्यूशन 2 बार ऑलमोस्ट सेमी रिवोल्यूशन के कंडीशन में आ चुके हैं। एक बार वो जो लड़की थी जिसको इन्होंने मार दिया था पुलिस, उसमें इन द नेम ऑफ अबाया, लड़कियों ने आकर के बाल काटे, अबाया उठा के उन्होंने यूट्यूब भर दिया, पूरा सोशल मीडिया, सॉरी, उन्होंने कहा कि हम तो रिवोल्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल से उसको सप्रेस किया था। तो पॉइंट ये कि अगर ये इस्लामिक इंटरेस्ट, आप जैसे, मैं इंडिया को कभी भी ऐसे मुद्दे में आर्बिट्रेट करने को नहीं कहूंगा जहां पे स्टेट नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि रिलीजन ही पॉलिटिक्स है। वो हमारे लिए हाथ जला, हम हिजबुल्लाह के साथ नेगोशिएट करेंगे। पॉइंट ये है कि ये ऐसे जो अनासिर लूज क्रिएट किए जा चुके हैं, क्योंकि इस्लाम किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को नहीं मानता, नेशन स्टेट को नहीं मानता,
तो उसकी वजह से ऐसे जो फोर्सेस हैं ये फिर इनके साथ इंटरेक्ट करने का मतलब है यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। फिर आप तालिबान को किस मुंह से कहोगे कि हम तालिबान के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे? बराबर। सो आई थिंक कि इंडिया शुड कम एंड प्ले द रोल, बट ईरान के साथ इस मुद्दे पे, ये उनका डॉक्ट्रिनल मुद्दा है, क्या सॉल्व करवाइएगा आप? ये कोई पॉलिटिकल, क्योंकि रिलीजन और पॉलिटिक्स में कोई सेपरेशन तो है नहीं, तो जो आप उनका रिलीजियस डिस्प्यूट है वही उनका पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। तो आप अगर इसको पॉलिटिकल डिस्प्यूट करके सॉल्व करवाने जा रहे हो तो आप समझ ही नहीं रहे हो, क्योंकि ये डॉक्ट्रिनल है, ये उनका एग्जिजेंशियल वो है, वो उनका रिलीजियस डिस्प्यूट है। तो क्यों जाके भैया अपना हाथ मधुमक्खी के छत्ते में डाल देना जो आपका वो नहीं है, वो आपको समझने वाले नहीं है। आप यूक्रेन और रशिया के बीच में तो मध्यस्थता करवा सकते हो, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, लैंड का डिस्प्यूट है, नेटो का डिस्प्यूट है, दैट कैन बी सॉर्टेड आउट। बराबर। मगर रिलीजियस डिस्प्यूट है, अब वहां के आप सॉर्ट कीजिएगा, रिलीजन पे आप चर्चा कैसे कर लीजिएगा? So I think that will be not a very wise thing from Indian perspective. इंडिया के इस मैटर पे जाने का आई वुड नेवर से। आप अरब और इजराइल के बीच में तो बात करवा सकते हो, बट इस मैटर में आप बात नहीं करा सकते, क्योंकि ना ये डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है जो मैंने शुरू से बताया। चूंकि अरब का क्लेम ये है कि वो चूंकि अपने आप को अब्राहम से जोड़ना चाहते हैं, तो उनका ये क्लेम है कि उनके जो दो सन थे जैकब और आइजक, तो हम आइजक की प्रोजेनी है। वो नहीं मानते हैं यहूदी, आपको अपना प्रोजेनी का पार्ट नहीं मानते। वो ऐसे समझ लें कि कैसे हमारे यहाँ कुछ भूमियार लोग होते हैं, वो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, तो कहते हैं हम नहीं मानते आपको। अब आपने आप मध्य प्रदेश से, तो मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं भूमियार हैं, हमारे एक होता है। तो भूमियार अपने आप को क्षत्रिय भी मानते हैं, भूमियार अपने आप को ब्राह्मण भी मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं हम आपसे, जब आप शादी का रिश्ता हो कहेंगे नहीं नहीं आप तो ब्राह्मण नहीं हो। तो वो तरीका है। उन्होंने उनकी सारी स्टोरीज अरबों ने ले ली। जैसे हमारे यहाँ देखिए, वेद को क्रिटिसाइज करके बुद्धिज्म बन गया, लेकिन लीगल समस्या नहीं रही। लोग चूंकि एक ही थे, यहाँ पे वो प्रोजेनी वाला क्लेम नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धिस्ट जो कन्वर्ट हुए वो लोकल ही थे। कोई ब्लड बाथ नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो गया, या जो कोई कंटिन्यूटी वाला लड़ाई झगड़ा नहीं है। इंडिया में जो बुद्धिस्ट हैं वो थोड़े से आपको गालियां दे देंगे, लेकिन कोई ऐसा गला नहीं काट रहे हो बेचारे भी, और ना तो हिंदू उनके गले काट रहे। और जापान वाले जो बुद्धिस्ट है वो तो आकर के आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, वो तो थैंक यू कहते हैं कि आपने हमें बुद्धिज्म भेजा। उसी तरीके से जैन है, ये सारे डॉक्ट्रिनली अलग हैं, अपने आप को मान भी ले, लेकिन ये जानते कि हमारे रूट्स वही हैं, तो उनके लॉज को कभी वो नहीं मानते। सबके ऊपर लॉज वही लगते हैं, मिताक्षरा दया भागा की कैसे तुम्हारा वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सक्सेशन कैसे होगा, इनहेरिटेंस कैसे होगा, क्योंकि वो इंडियंस के लिए लगाया गया था। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, और लीगल एजुकेशन सिस्टम को भी यहाँ दोष देना चाहिए, उन्होंने इसको हिंदू लॉ करके पढ़ा दिया। जो हमारा लोकल लॉ था इसको हिंदू लॉ, और जो ट्राइबल अरेबिक लॉ था उसको बता दिया ये मुस्लिम लॉ है। उसकी एप्लीकेशन कर दी बियॉन्ड अरेबिक टेरिटरी। नहीं होनी चाहिए थी वो। आपको भगवान की कोई टेरिटरी नहीं है जिसको मान लो साले को, लेकिन लॉज की टेरिटोरियल हुदूद होते हैं भैया, इसीलिए नेशनल स्टेट बनाया गया है। उसका रीजन ही यही था कि जो क्रिश्चियनों ने भी यही गलती कर दी, वो अपना लीगल ले जाके दुनिया भर में थोप रहे थे, अंत में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, उनको समझ में आ गया कि भैया हाथ छुड़ाओ उससे, तो उन्होंने कहा रिलीजन पर्सनल मैटर बना लो। हम कब से कह रहे थे रिलीजन पर्सनल मैटर बना लो, हमने कभी भी नहीं कहा कि रिलीजन के हिसाब से जो है। आप ये देखें, यूरोप में भी दो कॉन्सेप्ट होता है, जज जेंटियम, जज सिविलियम। जज सिविलियन जो होता था, जो लोकल यूरोपियन रोमन्स होते थे, उनके ऊपर लोकल लॉज लगते थे। लेकिन जो बाहर से कोई आ रहा है, कोई अगर यूरोप रोम की टेरिटरी में कोई नॉन रोमन रह रहा है, तो उसके लिए बाहर वाला लॉ लगता था। तो वो भी तो डिस्टिंक्शन कर रहे थे इतने एंशिएंट समय में कि नॉन इंडियन और इंडियन, नॉन रोमन और रोमन कौन है। तुमको आज तक नहीं समझ में आ रहा है, तुम ये अरेबिक लॉ को डिविनिटी के नाम पे लोकल लॉ बनाए पड़े हो। इसीलिए यूसीसी इज मैंडेटरी। सही बात। और फिर बहुत सारी समस्याएं हैं, इनको समझना पड़ेगा। इस क्लेम को आप स्पिरिचुअल तो बना सकते हो, पॉलिटिकल नहीं बना सकते। तो आई थिंक कि दिस इज व्हाट इट इज। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से ये इस तरह की सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट वाली, वॉर वाली सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में कम से कम हो या ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हर किसी की प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। और कोई भी वॉर किसी भी कंट्री को, किसी भी रीजन को काफ़ी साल पीछे ले जाती है प्रोग्रेस में, और काफ़ी उससे नुकसान होता है। तो आई होप कि इस तरह का टेंशन ज़्यादा ना बढ़े दोनों कंट्रीज़ के बीच में और उस रीजन में,
और कुछ न कुछ एक पीसफुल सॉल्यूशन उसका निकल जाए। आपने आज इस पूरे डिस्कशन के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपसे फिर किसी टॉपिक पर भविष्य में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अवश्य।